नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी के 4 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति कोविंद आज अयोध्या में रहेंगे, जो यात्रा का महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव है। राष्ट्रपति आज ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण, नगर बस स्टैंड और अयोध्या धाम का विकास शामिल है। साथ ही राष्ट्रपति अपने अयोध्या यात्रा के खत्म होने से पहले राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रविवार के दौरे से पहले अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों की पहचान की जा रही है। पूरे रेल मार्ग को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को राष्ट्रपति के दौरे के दिन घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। वहीं राष्ट्रपति के स्वागत के लिए फूलों की सजावट की गई है। महामहिम राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रामायण सम्मेलन और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान 8 अलग अलग स्थलों पर 250 से अधिक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। संयोग से ये पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा कर रहा है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। अगले 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 30, 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अमेरिकी सैन्य कमांडर का मानना है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमला हो सकता है। इतना ही नहीं, ये आतंकी हमला अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को चेतावनी देते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि सैन्य कमांडर ने उन्हें जानकारी दी है कि अमेरिकी सैनिकों और आम नागरिक पर अगले 24 से 36 घंटे में एक और घातक आतंकी हमला होने वाला है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का सिलसिला जारी रखेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने उन्हें बताया है कि काबुल में एक और आतंकवादी हमला होने की आशंका है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के मिशन के अगले कुछ दिन अब तक का सबसे खतरनाक समय साबित होने वाला है। अमेरिकी सेना ने शनिवार को कहा कि उसने अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया, जिसमें इस्लामिक स्टेट के 2 साजिशकर्ताओं की मौत हो गई। बताते चलें कि हाल ही में काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती धमाकों में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया था। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब रविवार से गैस के लिए भी ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। दरअसल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप से पहुंचाने वाली घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। अभी सीएनजी की दिल्ली में कीमत 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो थी और अब इस पर 90 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। वहीं पीएनजी के दामों में 1.25 प्रति SCM की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब सीएनजी 45 रुपए 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी। वहीं पीएनजी की कीमत 29 रुपए 61 पैसे से बढ़ाकर 30 रुपए 86 पैसे प्रति SCM कर दी गई है। दिल्ली में सीएनजी की ये कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा एनसीआर और पश्चिमी यूपी में भी गैस के लिए बढ़ी हुई कीमतें चुकानी होंगी। वहीं इससे पहले सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 8 जुलाई को बढ़ोतरी हुई थी और तब दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं पीएनजी की कीमत बढ़ाकर 29 रुपए 66 पैसे प्रति घन मीटर की गई थी।
मध्य और पश्चिम भारत में बारिश में कमी के बाद आज फिर से इसकी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। दरअसल आज ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, शेष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली और गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 30 अगस्त तक बारिश में तेजी आएगी। इसके बाद इसके कम होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से लगते उत्तर पश्चिम भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने की आशंका है। उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगी। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से पश्चिमी यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में बारिश की संभावना जताई है। 30 तारीख तक हल्की से तेज बारिश इन राज्यों में हो सकती है। मॉनसून कमजोर होने के बाद एक बार फिर से मौसम विभाग ने संभावना जताई है बारिश की, जिससे कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। किसान बिल को लेकर लंबे समय से किसानों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार किसान बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही हर रोज बढ़ती महंगाई में अंकुश लगाने के लिए मौजूदा सरकार नाकाम नजर आ रही है। इसको लेकर अलीगढ़ के तहसील इगलास में क्रांति दिवस के रूप में 9 सूत्री मांगों को लेकर आरएलडी के द्वारा तहसील इगलास में प्रदर्शन किया गया और क्रांति दिवस का आगाज किया गया। प्रदर्शन करते हुए आरएलडी जिलाध्यक्ष ने मौजूदा सरकार पर तंज कसा और मौजूदा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। एक तरफ जहां सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और पिछले महीने 5,000 पौधों का रोपण भी किया गया, वहीं प्राधिकरण की नाक के नीचे फलदार वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है और प्राधिकरण के ऑफिस में बैठकर सहायक अभियंता सहित सभी आईएएस पीसीएस अफसरान मूक दर्शक बने हैं। इस मामले को लेकर किसी ने भी पुलिस या वन विभाग को सूचित करने की भी जहमत नहीं उठाई। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज नगर पंचायत में जल जमाव से नगरवासियों का बुरा हाल है। पूरी नगर पंचायत के कई वार्ड में पानी भर गए हैं। सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है। वहीं कस्बे की दुकानों में भी पानी भरने से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो चुका है। सड़कों और चौराहों पर जगह जगह कूड़े का ढेर मौजूद है। व्यापारी अपने इस नुकसान से परेशान हैं और शासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालत यह है कि स्थानीय लोगों को छोटी बड़ी हर जरूरत के लिए सड़कों पर बह रहे गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। लोगों को जल भराव के अलावा जगह जगह कूड़े के ढेर ने भी परेशान कर रखा है। पानी में बह रहा कूड़ा और उसकी बदबू से लोगों का जीना मुहाल है। परेशानी झेल रहे लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काम करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ आए दिन बाढ़ और इसी वजह से पानी जल मतलब भराव बहुत ज़्यादा होता रहता है और यहाँ के आए दिन यही समस्या होती है। जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है, कोई निकासी नहीं होता है यहाँ पे। और हर तरह से मैंने कई बार जाके नगर पंचायत में मैंने कंप्लेन की, तो उसका भी कोई सुनवाई जल्दी हो नहीं रहा है। लोग आते ही नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसकी साफ़ सफाई भी नहीं करवाते हैं और आए दिन इसमें पानी भरता ही जाता है। और इस समय मतलब पैर से ऊपर का पानी हो गया है। यहाँ पानी की समस्या है कि पानी यहाँ से निकासी व्यवस्था सही नहीं है, न रोड सही है, न नाली सही है। ये जो पुलिया बनी है, इतनी पतली पुलिया कि सब कचरा इसमें आके जम जाता है। कोई साफ़ करने वाला नहीं है, न कोई देख रेख करने वाला है। और सब लोग आते हैं बस ऐसे देख के चले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है कैसे कहाँ यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। और इधर जो ये नाली वाली जो व्यवस्था है, यहाँ से लेके पूरा जो स्कूल है गुरु नानक वहाँ तक ये समस्या है और सारा पानी इधर से ही निकल रहा है। इधर जो है खाल भी है और सब पानी इधर आके जमा हो जा रहा है।
अच्छा, इसको लेकर शिकायत की आप लोगों ने कहीं? भाई एसडीएम के पास शिकायत किए थे, बीडीओ के यहाँ शिकायत किए थे, कई लोग आए इंटरव्यू भी लेके गए, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब पानी की समस्या बहुत परेशानी है यहाँ। हर साल पानी रहता है, कोनो ऐसा साल पानी नहीं है कि ना पानी आवे। हर साल यहाँ हलना पड़ता है। इसको लेकर आप लोगों ने कहीं शिकायत की? इसको लेकर एसडीएम साहब के पास शिकायत हुआ था। वहाँ अभी वहाँ के कोई लोग आए नहीं हैं। क्या चाहते हो आप? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पानी ना रहे, हरदम यहाँ पानी निकल जाना चाहिए, सड़क सही से हो जाए। वहीं लखीमपुर खीरी में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। खंबार खेड़ा चीनी मिल में किसानों ने आंदोलन किया। बताते चलें कि 5 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा था और 6 दिन आंदोलन में किसान नेता बीएम सिंह पहुंचे। किसानों की मांगे पूरी न होने पर किसान नाराज हुए। भारी संख्या में जल सत्याग्रह करने के लिए किसान निकले थे। फिलहाल किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन का कहना है कि किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरकर अपनी जीत की तैयारी का काम कर रही हैं और इसी कड़ी में 31 अगस्त से जन संकल्प सेवा यात्रा शुरू होगी। बताते चलें कि रामलला के दर्शन कर राजा भैया भी इस यात्रा को शुरू करेंगे। राजधानी लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जन संकल्प सेवा यात्रा को शुरू करने के बारे में कई जानकारी दी गई। राजधानी लखनऊ में शातिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शातिर बदमाशों ने बुर्का पहनकर बड़ी लूट को अंजाम दिया। दरअसल बदमाश ने गन पॉइंट पर एक कर्मचारी से लाखों की लूट की। 15 लाख की ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं पुलिस को घटना की जानकारी मिली है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो लाइव चोरी की ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। लाखों की ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हो गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बदमाश बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में प्रवेश करता है और लाखों की ज्वेलरी लेकर चंपत हो जाता है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या पर उसके परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या की है। बताते चलें कि मृतका जूनियर विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी। वहीं अब पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत करते हुए ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरी बहन बेसिक शिक्षा में जूनियर में सहायक अध्यापक के पद तैनात थी। इन लोग 1 मार्च 2020 को शादी की थी। जब से लोग 10 लाख रुपए और स्विफ्ट कार के लिए प्रताड़ित करते आ रहे हैं। लगातार प्रताड़ित करते रहे और इसी बीच उन्होंने इनकी मांग पर 1.5 लाख रुपए इनके खाते में भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इन लोगों ने दहेज के लिए मेरी बहन की कल हत्या कर दी। टीचर थी, सरकारी टीचर थी और इनके पीछे पति पत्नी के बीच में पैसे को लेन देन को झगड़ा होता था और उनकी ट्यूमर था। ट्यूमर को लेकर के मतलब ये ऑपरेशन के लिए गई और पता नहीं उन्होंने डॉक्टर से मिलकर क्या कराया, जो लड़की तुरंत मौके पर खत्म हो गई है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसमें एक अभियुक्त रणवीर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा के बाह ब्लॉक क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम पर दबंग लोगों ने हमला किया। दरअसल विद्युत चोरी बिल बकायेदारों की चेकिंग करने के लिए टीम गई थी और इस दौरान दबंगों ने हमला शुरू कर दिया। बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटने को लेकर आक्रोशित हुए दबंग टीम के साथ
दबंगों ने टीम के साथ अभद्रता की। वहीं विद्युत विभाग की टीम के विरोध पर जमकर मारपीट हुई। विद्युत कर्मियों ने भागकर जान बचाई। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आगरा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास स्थित एसएम चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक गंभीर मामला सामने आया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हैं। बताते चलें कि एक गरीब परिवार अपने 6 साल के मासूम बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां बच्चे के सिर में कुकर फंसा हुआ था, जो निकालने पर नहीं निकल रहा था। वहीं बेटे की हालत देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर फरहत खान ने बच्चे के सिर से कुकर को निकालने का साधारण प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, जिसके बाद चिकित्सक फरहत खान ने कुकर को काट कर निकालने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आया। वहीं एक बेल्डर को ऑपरेशन थिएटर में बुलाकर कुकर को कटवाया। आपको ये भी बता दें कि बच्चे के परिजनों पर बच्चे के इलाज के लिए पैसे भी परिजनों के पास नहीं थे, लेकिन चिकित्सक फरहत खान ने इंसानियत निभाते हुए बच्चे का निःशुल्क उपचार करते हुए कुकर को निकालने का काम किया। तो उसमें चैलेंज यही था कि बच्चे का चूंकि मुंह भी बंद हो रहा था, उसके नाक भी बंद हो रही थी, तो उसको सिक्योर करते हुए, उसको रोकते हुए उस बच्चे को बहुत ही मतलब बड़ी टेक्निक अपनाई और एक यूनिट वर्क था पूरी तरह से। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपनी टीम का, जिसने कि इतना कोऑपरेट किया। और एक वेंडर थे, उनको बुला करके धीरे धीरे आसानी से कि बच्चे की खरोंच तक ना आए, बच्चे को इंजरी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज यही था कि वो सर के ऊपर है। अगर ग्राइंडर मान लीजिए कोई चोट लगती है उसमें, तो बच्चा और खतरे की तरफ जाएगा। तो बड़ी सावधानीपूर्वक उसको जो है उसको रेस्क्यू कर लिया बच्चे। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोई एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का आरोप है अमिताभ ठाकुर के ऊपर। उत्तर प्रदेश में 2 नए रिकॉर्ड बने हैं। एक दिन में 30 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किए गए। एक दिन में वैक्सीनेशन पर अव्वल रहने का रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के पास। यूपी में अब तक 7 करोड़ 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। एसीएस और स्वास्थ्य तो उत्तर प्रदेश में 2 नए रिकॉर्ड बने हैं। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में करने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने कायम किया है। एक दिन में वैक्सीनेशन में अव्वल रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया है उत्तर प्रदेश ने। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। और लखनऊ से बड़ी खबर है, विभूतिखंड के होटल में युवक का शव मिला है। संदिग्ध हालातों में 28 साल के युवक की मौत हुई है। शव बरामद हुआ है विभूतिखंड के एक होटल से। मंत्री आवास के सामने बने होटल मीना इन में ये शव बरामद किया गया है। संदिग्ध हालातों में परिजनों को घटना के 2 दिन बाद इसकी जानकारी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर चोट लगने से मौत की वजह सामने आई है। तो संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत का ये मामला सामने आया है। लखनऊ से मंत्री आवास के सामने बने होटल मीना इन में शव बरामद हुआ है। शिवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, होटल से एक युवक का शव बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या शिनाख्त हो पाई है युवक की? देखिए, बिल्कुल अदिति, इस युवक की शिनाख्त हो चुकी है और चिनक के ही मटियारी स्थित सपना सिटी में रहने वाला युवक है, जिसका नाम रजत सेंगर उर्फ सनी है, जिसकी उम्र महज 28 साल है। परिजनों का ये आरोप है कि 26 अगस्त को ये युवक अपने घर से निकला था और किसी दोस्त के वीडियो कॉल आने की बात सामने आ रही है और उसी के बाद तकरीबन 6 घंटे बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और परिजनों ने जब इसकी काफी तलाश की 26 तारीख को, तब वो नहीं मिला। लेकिन 27 की घटनाक्रम का अगर ये बात की जाए तो 27 को एक होटल है जो विभूतिखंड के मंत्री पर आवास के पास एक मीना इन होटल करके है, उसमें वहां संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि होटल का जो मालिक है, जो स्टाफ कर्मी है, वो इसके दोस्त हैं और अक्सर उसे वहां पर वो बुलाया करते थे और वहां पर नशे की जैसी जो तमाम चीजें होती है वहां पर उस होटल के कमरों में हुआ करती थी और तमाम दोस्त उसके वहां पर इन्वॉल्व रहते थे। और वहां से उसके जब इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, वहां से लोहिया मर्चरी में उसका शव वहां पर छोड़ करके चले गए थे और पुलिस को इस बात की सूचना 27 को ही मिल गई थी। लेकिन ये बात कही जा रही है कि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद उसके सर पे चोट लगने की पुष्टि हुई है और पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाए रखा। कल परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के ऊपर भी आशंका जताई है कि उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है और तमाम दोस्तों के नाम जो हैं वो उजागर किए गए हैं जो उसकी हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उसके भाई दिवेंद्र का ये कहना है कि वो पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस पूरे मामले की न सिर्फ जांच करवाएंगे, उन लोगों के ऊपर FIR करवाएंगे जो उनके ऊपर आशंका है, बल्कि पुलिस की जो भूमिका है, जो पूरी तरीके से संदिग्ध रही है, उसकी भी एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किसी IPS ऑफिसर से करवाएंगे, ताकि ये जो पूरा मामला संदिग्ध था, जो 2 दिनों तक पुलिस उसको दबाए बैठी रही, आखिरकार उसका मकसद क्या था, तो इस सभी मामलों की निष्पक्ष जांच हो पाए। फिलहाल ये घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाके में ये शव मिला था और हाई प्रोफाइल इलाके में इतनी बड़ी वारदात हो जाना और उसके बाद सबसे अहम जानकारी जो सामने आ रही है, परिजनों को भी पुलिस ने 2 दिन बाद इस घटना की जानकारी दी। कहीं ना कहीं संदिग्ध जो परिस्थितियां हैं वो नजर आ रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये कॉकस वाला बात सामने आती है कि होटल स्टाफ से लेकर पुलिस की एक गठजोड़ भूमिका हमेशा से ही नजर आई है और ये हो सकता है कि किसी कारणवश उसने होटल स्टाफ या होटल मालिकान का साथ दिया हो, प्राइमरी तौर पर अभी यही लग रहा है। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच होती है तो सभी ये सामने जो बिंदु हैं वो साफ हो पाएंगे। तो फिलहाल ये उनके भाई दिवेंद्र का कहना है कि वो पूरे मामले को लेकर के पुलिस कमिश्नर से आज मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले पर जो FIR नहीं की है पुलिस कर्मियों ने, आखिरकार उसकी वजह क्या है वो भी साफ हो पाएगी और FIR दर्ज करा करके अपने भाई के हत्या आरोपी जो भी है उसकी गिरफ्तार करने की पूरी एक न्यायिक जांच की मांग करेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।